बात करेंगे हम मौसम की, जो बेकाबू है और किसी वजह से देश के कई राज्य के जो इलाके हैं इस वक्त जल प्रहार झेल रहे हैं। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक पानी का सितम इस वक्त देखने को मिला है। मकान दमीजोज हो रहे हैं, बस्तियां दरिया बन चुकी है और गुजरात के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 1 सितंबर तक बारिश का रेड अलर्ट है। हालांकि चिंता पहले से कम नहीं है। गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पहले ही बने हुए हैं। अहमदाबाद, अरावली, पंचमहल में भारी जल भराव है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम भूपेंद्र पटेल से हालात को लेकर जानकारी ली है और उनसे बाढ़ से निपटने के लिए हर संभव का मदद का भरोसा भी दिया है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नासिक में हालात पहले से ज्यादा खराब हुए हैं। गोदावरी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा है, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं वो डूब गए हैं। जलगांव के भुसावल में भी हादसा हुआ है। भुसावल में 2 मकान गिर गए हैं, ढह गए हैं, जिसके बाद अब प्रशासन और ज्यादा चौकन्ना हो गया है। तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, त्रिपुरा, इन 6 राज्यों की तस्वीर आप देख रहे हैं और इन 6 राज्यों में इस वक्त जल प्रलय है। लगातार बारिश के चलते नदियां यहां पर उफान पर हैं, खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और जो निचले इलाके हैं वो पानी में डूब गए हैं। सबसे बड़ा खतरा इस वक्त गुजरात के ऊपर है, जहां 17 जिलों के ऊपर बारिश का प्रकोप है। बरसात के चलते वहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हैं और गुजरात में आसमानी आफत की हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र के जलगांव में हुए हादसे में किस तरह से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। जलगांव जिले के भुसावल में तेज बरसात में 2 मकान ढह गए हैं। दोनों ही मकान अगल बगल थे, 2 मंजिला मकान थे जो जमींदोज हो गए हैं। यह घटना भुसावल शहर के यशवंत नगर इलाके में हुआ है और गनीमत रही कि मकान ढहने से पहले ही लोग बाहर निकलकर आ गए थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया है। जलगांव में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते बताया जा रहा है कि इस मकान को नुकसान पहुंचा है। एक बार तस्वीर आप फिर से देखिए। अब इस जो मकान को आप देख रहे हैं, इस मकान की बनावट को देख के साफ है कि ये मकान बहुत पुराना नहीं है, लेकिन शायद इसकी नींव इतनी कमजोर रही होगी बारिश के बाद, जो मिट्टी कमजोर हुई, जिसके बाद ये पूरी तरह से अपने भार को नहीं संभाल पाई और मकान भरभराकर गिर गई। महाराष्ट्र में जल प्रहार से लोगों के आशियाने तबाह हो रहे हैं, तो गुजरात में भी तेज बारिश के चलते हालात खराब हैं। बाढ़ जैसे हालात पूरे इलाके में नजर आ रहे हैं। अरावली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात में। जहां तक आपको नजर जाएगी, जहां तक आपकी नजर जा रही है, सिर्फ आपको पानी नजर आ रहा है। रिहायशी इलाके में पानी भरा हुआ है। हालांकि पानी का जो लेवल है धीरे धीरे कम तो हुआ है, लेकिन जैसे ही फिर से बरसात होगी फिर से अचानक इसका लेवल बढ़ जाएगा, जिसके चलते जो ट्रैफिक है, आसपास जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए काफी दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि जो पूरा मेन रोड है इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। और साथ ही साथ जो आसपास की नदियां होती है, ऐसे वक्त में उफान ज्यादा आता है, जलस्तर बढ़ जाता है और यकायक ही जो पानी है पूरे इलाके में भर जाता है। अब गुजरात के पंचमहल के गली मोहल्लों की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, किस तरह से यहाँ पर हाईवे ही डूब गया। ये पंचमहल इलाका है जहाँ पर आप हाईवे देख रहे हैं। ये मुख्य हाईवे है जहाँ पर करीब 1 फीट से ज़्यादा पानी भर गया है। अब देखिए यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं उन्हें धक्का मार के ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि कई गाड़ियाँ बंद हो गई है ज़्यादा पानी की वजह से और साइलेंसर में पानी घुस जाता है। ऐसे में कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं। अब पंचमहल में आबादी की अगर बात की जाए तो जो आबादी वाले इलाके हैं, देखिए जो रिहायशी इलाके हैं ये भी पानी में डूबे हुए हैं। लगातार बारिश भी हो रही है, पानी का निकासी नहीं हो पा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो पानी जो निकलेगा वो नाले में जाएगा। नाला पहले से ओवरफ्लो हो रहा है और नाले का पानी नदी में नहीं जा पा रहा है, क्योंकि वो पहले से ओवरफ्लो है। अब गुजरात के सूरत में भी पानी का सितम देखने को मिला है और देखिए किस कदर सूरत में इस वक्त नदियां नजर आ। देखिए नदी है जहां पर पानी इतना ज्यादा नहीं होता है, बहुत ही शांत ये नदी रहती है, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कितना पानी आ रहा है और जो पानी है सीधा सूरत से नदी से होते हुए समंदर में जाके ये मिल जाती है। लेकिन इस वक्त समंदर में भी इतनी ऊंची लहरें उठ रही हैं कि जिसके चलते पानी अंदर की ओर आ रहा है। और ये देखिए सूरत का पूरा इलाका आपको नजर आएगा। यहाँ पर जो नदी है इस वक्त भरी हुई है और पानी इतना ज्यादा है कि अगर थोड़ी सी और बारिश हुई तो ये पानी सीधा शहर के अंदर घुसने जा रहा है, जिसके बाद लोगों की हालत खराब हो जाएगी। अहमदाबाद की हम अब तस्वीर दिखाएंगे आपको। अहमदाबाद में सड़कें अब दरिया बन चुकी है। ये अहमदाबाद है, पेट्रोल पंप देख रहे हैं आप, यहाँ पर है। पेट्रोल पंप के आसपास इतना पानी भर गया है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये तालाब है या सड़क है या मार्केट है। और सड़कों पर इस वक्त आपको गाड़ी से ज्यादा पानी नजर आएगा। गाड़ियां किसी तरह से किनारे पर खड़ी हुई हैं
और अहमदाबाद की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, एक आपने देख ली, दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर ये बस ही पूरी तरह से डूब गई है। अब लोगों को निकालने के लिए रस्सी के सहारे उनको बाहर निकाला जा रहा है। अब ये बस देखिए जोधपुर से यानी राजस्थान से आ रही होगी और इसको समझ नहीं आया होगा कि शायद अंडरपास में इतना पानी हो, क्योंकि अंदाजा नहीं था। लेकिन जैसे अंडरपास को क्रॉस करने के लिए ये बस दाखिल हुई, ये पूरी तरह से पानी में समा गई। करीब करीब 4 फीट यानी कमर तक पानी है अंदर और यहाँ लोगों को बचाया गया है। अब नाडियाड की तस्वीर दिखाएंगे आपको गुजरात की, जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। 48 घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, तो नाडियाड में हालात और बिगड़ेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि करीब करीब 2 फीट तक पानी कई इलाकों में है, घुटने तक पानी भर चुका है। अब लोगों के लिए दिक्कत यह है कि अगर लगातार बारिश हुई, जिसकी चेतावनी दी गई है, ऐसे में क्या हालात बनेंगे और कितने बदतर हो जाएंगे हालात। ऐसे में लोगों के घरों में पानी घुस सकता है, खासतौर पर जो लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं उनके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाती है। अब गुजरात के खेड़ा के भी आपको तस्वीर दिखाएंगे। खेड़ा इलाके में भी देखिए कि कितना पानी भरा हुआ है और यहां पर जो गाड़ी आपको जाती हुई नजर आ रही है, ऐसा लगता है कि शायद नदी से होकर गुजर रही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक सड़क है और शहर को जोड़ने वाली सड़क, उसके बाद जो गलियां हैं सब पानी में डूबी हुई हैं। नाला कहां है, सड़क कहां है, ये ढूंढना पड़ेगा आपको। अब नवसारी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। गुजरात के नवसारी में भी बाढ़ के बाद जैसे हालात बन गए हैं, आप देखिए नदी जो है उसका पानी कितना भर गया है और लगभग इस वक्त ब्रिज को टच करने जा रहा है पानी। और इसी तरह से अगर पानी आता रहा तो आप देखिए आसपास के जो इलाके आपको नजर आएंगे, जो निचले इलाके हैं, वहां पर धीरे धीरे पानी के घुसने के बाद ये पानी शहर में दाखिल हो जाएगा और जो आम लोगों के लिए और शहर के लोगों के लिए खतरा है। इस बीच मौसम विभाग ने भी गुजरात को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है और यहां तक की चेतावनी दी है, रेड अलर्ट दिया है। वडोदरा, सूरत, भरूच, नवसारी, वलसाड, अमरेली, भावनगर, आनंद, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, मोरबी, द्वारका, कच्छ में भारी बारिश का अनुमान है। तो ये वो इलाके हैं जहां पर भारी बारिश और रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर बारिश होगी। अब आपको महाराष्ट्र के नासिक की भी तस्वीर दिखाते हैं। 3 दिनों से नासिक में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है और गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से आप देख सकते हैं कि किस तरह से नासिक में जो मंदिर जहां पर मौजूद है घाट के किनारे, वो डूब गए हैं और पानी का बहाव भी बहुत तेज है। अब पानी का बहाव तेज होने का खतरा ये होता है कि आसपास के जो आप मकान देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप मंदिर देख रहे हैं, वो कहीं बह ना जाए। अब देखिए पूरा का पूरा मंदिर ही पूरी तरह से डूब चुका है। मतलब साफ है कि यहाँ पर पानी जो था कितना कम रहा होगा, लेकिन जो पानी है लगभग करीब करीब 5 फुट 6 फुट तक पानी इसमें आ चुका है ज्यादा। अब आपको अजमेर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अजमेर की तस्वीर में आप देख सकते हैं जो रिजर्वायर है, जिसको आप लेक के नाम से जानते हैं। अब लेक में कितना पानी भर गया आप देखिए, लगभग पूरा भर चुका है लेक में पानी। और साथ ही साथ जो सड़क है, सड़क में भी आपको पानी नजर आएगा और जो लेक का पानी है कई जगहों पर इस वक्त सड़क को छू चुका है। तो यहां पर भी जो लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद राजस्थान के अजमेर में भी अलर्ट जारी किया गया है और सतर्क है यहां पर प्रशासन कि अगर फिर से बारिश होती है और रिजर्वर का पानी और ऊपर आता है और पानी अगर भरता है तो ऐसे में लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। अब बात करते हैं कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की। कोलकाता कांड में सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर समेत 15 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें सीबीआई को कई अहम सबूत मिले हैं। इस बात का दावा भी किया जा रहा है कि सीबीआई के ऑफिसर ने किया है कि 11 घंटे की रेड के बाद सीबीआई की टीम ने केस से जुड़ी कई अहम फाइलें जब्त की है। उधर सीबीआई की टीम ने मुख्य आरोपी संजय राय और 2 ट्रेनी डॉक्टर का पॉलीग्राफी टेस्ट किया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट अब हो चुका है, जिसमें पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी हैं। अब सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय राय का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया। कोलकाता के प्रेसिडेंसी जेल में यह लाई डिटेक्टर टेस्ट किया गया, यानी कि पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ। इस दौरान सीबीआई ने संजय से 8 और 9 अगस्त की रात को वारदात को लेकर कई सवाल किए हैं। सीबीआई सूत्रों की माने तो पॉलीग्राफी टेस्ट में संजय ने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। साथ ही वो 2 ट्रेनी डॉक्टर्स का भी पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया है। सीबीआई अब इन सभी के पॉलीग्राफी टेस्ट को एनालिसिस करेगी और साथ ही साथ विश्लेषण करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद इस वारदात को लेकर कई अहम खुलासे हो सकते हैं, कई जवाब मिल सकते हैं, जिसको लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं आम लोगों की ओर से भी और साथ ही साथ परिवार की ओर से भी। अब कोलकाता के जिस आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में डॉक्टर बेटी के साथ बर्बरता हुई थी, रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, सीबीआई की टीम ने उस अस्पताल में छापेमारी की है। साथ ही कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर रेड की गई है और साथ ही आरजीकर में मेडिकल फॉरेंसिक मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर देवाशीष सोम के घर पर भी छापेमारी की गई है। इसके अलावा अस्पताल के पूर्व मेडिकल सुपरिटेंडेंट संजय वशिष्ठ के आवास पर भी छापेमारी हुई है। चौथी टीम मेडिकल सप्लायर
विप्लव सिंह के ठिकाने पर पहुंची थी हावड़ा में। वहां पर भी 5वीं टीम ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रशासनिक ब्लॉक में पहुंचकर छानबीन की थी और इसमें पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अब आरजीकर हॉस्पिटल में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें सबसे ऊपर संदीप घोष का नाम है। इसके अलावा हावड़ा की कंपनी तारा ट्रेडर्स, कोलकाता की ईशान कैफे और एमएस खामा लोहा नाम भी शामिल है। अब संदीप घोष के खिलाफ एफआईआर पश्चिम बंगाल के सीनियर स्पेशल सेक्रेटरी देवाल कुमार घोष की शिकायत पर दर्ज की गई है। अब आरजीकर हॉस्पिटल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच सीबीआई के डिप्टी रैंक के ऑफिसर मनीष उपाध्याय को दी गई है। सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। अब आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी, लोक सेवकों से जुड़े अपराध, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के धाराएं इसमें शामिल की गई हैं। अब संदीप घोष के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको लेकर अब कई और राज खुलने की बात सामने आ रही है, खासतौर पे इस रेड के बाद। अब संजय घोष और साथ ही साथ उनके आरोपी संजय राय के रिश्ते को लेकर आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ ने एक बड़ा खुलासा किया है। मुर्दा घर में लंबे समय तक क्लर्क के रूप में तैनात रहे तारक चट्टोपाध्याय ने संदीप घोष को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने दावा किया है कि मुर्दाघर से लेकर फार्मेसी तक हर जगह भ्रष्टाचार है। अस्पताल के अंदर संदीप घोष की सरकार चलती है, अगर कोई उसे पसंद नहीं आया तो उसका तबादला करवा देता है। स्वीपर से लेकर सुपर तक सभी संदीप घोष के कंट्रोल में है। पूर्व प्रिंसिपल ने अपनी सुरक्षा के लिए बल्कि निजी स्टाफ को रखा था, निजी बाउंसर रखे थे और जो संजय राय है उसी के बाउंसर के तौर पर बताया जाता है, लोगों को बताता, पहचान करवाई थी अपनी। वहीं दूसरी तरफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप एंड मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय राय का प्रेसिडेंसी जेल में पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है। जेल के अंदर सीबीआई की एक्सपर्ट टीम गई थी। संजय राय के से करीब 2.5 घंटे तक पॉलीग्राफी टेस्ट हुई है, 2.5 से 3 घंटे तक की। इस दौरान सीबीआई की टीम ने संजय से 8 और 9 तारीख को यानी 8 और 9 अगस्त की रात को लेकर घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली है। कई सवाल पूछे गए, मसलन उस रात उसने क्या क्या किया, वो आरजीकर हॉस्पिटल में कैसे पहुंचा था, अस्पताल में उसने किससे मुलाकात की थी, महिला ट्रेनी डॉक्टर को उसने कहां पर पहली बार देखा था, क्या महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ उसकी कोई बात हुई थी, उसने पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया, क्या उसने वारदात की जानकारी किसी और को भी दी थी, क्या इसके बारे में किसी और को पता है। अब आपको बताएं कि सीबीआई ने अब तक 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट किया है, जिसमें संदीप घोष समेत 4 लोग और भी शामिल हैं। 24 अगस्त को यह पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ था, जबकि मुख्य आरोपी संजय राय से समेत 3 लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट यानी कि यह कल करवाया गया 25 अगस्त को। तो 24 और 25 अगस्त को 2 बार लाई डिटेक्टर टेस्ट हुए, पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है अलग अलग लोगों का। अब सीबीआई हम सब इनका एनालिसिस कर रहे हैं जो टेस्ट हुआ है, और माना जा रहा है कि इसमें कोई अगर अंतर आने पर सीबीआई दोबारा इनकी पॉलीग्राफी टेस्ट करवा सकती है और एक बार फिर से इनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। उधर टीएमसी ने सीबीआई जांच पर भी सवाल उठाया है। टीएमसी का कहना है कि रेप एंड मर्डर केस में अब तक सीबीआई ने मुख्य आरोपी के अलावा किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, और वो गिरफ्तारी भी कोलकाता पुलिस ने की थी। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसके ऊपर कमेंट नहीं करना है। ये तो शायद ये कौन केस में, शायद वो करप्शन वाला केस में, लेकिन पहले क्वेश्चन यही है जो वो आरजीकर का जो रेप केस है, मर्डर केस है, वो तो तुरंत सॉल्व होना चाहिए। एक अरेस्ट वो भी कलकत्ता पुलिस ने किया है। सीबीआई क्या कर रहा है? जितना डिले हो रहा है, इतना फेक न्यूज, ये जो बहुत गॉसिप्स चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है, ये स्टॉप करने के लिए ये तो सॉल्व होना चाहिए। पहले तो वो मैटर सॉल्व होना चाहिए। और कोलकाता की डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट आज भी जारी है। बीजेपी ने आज डॉक्टर बेटी की याद में लोगों से दिया और मोमबत्ती जलाने की अपील की है। बीजेपी के तमाम नेता पिछले कई दिनों से श्याम बाजार में 5 माथा मोड़ में बैठकर लगातार धरना दे रहे हैं और इसके लिए उन्हें बाकायदा हाईकोर्ट से इजाजत भी मिली है। पीड़िता जिनकी मौत हुई है उनके याद में शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच अपने घर में एक दिया या एक मोमबत्ती जरूर जलाए। स्टूडेंट लोगों का आंदोलन है, नवान्नों का घेराव है, इसलिए हम आंदोलन बंद रख ले। 28 तारीख से फिर से हम धर्मतला में धरने के लिए हमने अपना आरजी डाल दिया है, पुलिस के पास दे दिया है। पुलिस अगर परमिशन देती है, अगर नहीं देती है तो हम कोर्ट जाएंगे। पश्चिम बंगाल की जो महिला कमीशन है, जो दीदी का कमीशन बन के रह गया है, जो कुछ नहीं करती, उसमें ताला लगाएगी और ताला लगा के महिला कमीशन को बंद कर देगी। इस महिला कमीशन की कोई जरूरत नहीं है।
29 तारीख को हम हर जिले में डीएम ऑफिस का घेराव करेंगे मुख्यमंत्री की रेजिग्नेशन की डिमांड को लेकर। चीफ मिनिस्टर शुड रिजाइन फ्रॉम हर पोस्ट, इसको लेके 29 तारीख को हम पूरे राज्य में हर जिले में अपना आंदोलन करेंगे।